हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है एल्केन। अब सेकंड पार्ट है एल्कीन एंड एल्काइन। दोनों को एक साथ मैंने इसलिए लिया है क्योंकि एल्कीन और एल्काइन के फॉर्मेशन की बहुत सी रिएक्शंस कॉमन हैं और इनकी केमिकल रिएक्शंस भी कॉमन होती है कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड के कारण। इसलिए इन्हें एक साथ पढ़ेंगे, समझना आसान रहेगा, लर्न करना भी आसान रहेगा। एल्कीन्स के लिए बताने की जरूरत तो है नहीं कि कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड एल्कीन होते हैं और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड एल्काइन होते हैं। नॉमेनक्लेचर आप लोग पढ़ चुके हैं एंड आइसोमेरिज्म आप लोग अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो वो पॉइंट्स नहीं लिखेंगे। डायरेक्ट हम इनकी केमिकल इनका फॉर्मेशन की रिएक्शन और इनकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। एल्कीन्स को ओलिफिन्स भी कहा जाता है। ओलिफिन्स क्यों? क्योंकि जो वेजिटेबल ऑयल है, ऑयल की बात कर रहा हूं, उन ऑयल्स में कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड होता है, एल्कीन बॉन्ड होते हैं। इस कारण नेम पड़ गया, कॉमन नेम ओलिफिन्स। याद रखना है, जैसे एल्केन्स को पैराफिन्स कहा गया था, ऐसे एल्कीन्स को ओलिफिन कहा जाता है। तो आप पॉइंट लिख लीजिए, फर्स्ट मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। मैं यहाँ एल्कीन और एल्काइन दोनों को एक साथ ले रहा हूं। मैं बता दूंगा कहाँ केवल एल्कीन बनेगी, कहाँ केवल एल्काइन बनेगा, कहाँ दोनों तरह के कंपाउंड्स बनेंगे। फर्स्ट लिखिए, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम हम लोगों का जाएगा, या फिर पहले वो रिएक्शंस लिख लेता हूं जो गिग्नार एजेंट वगैरह जैसे कॉमन रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी हुई है। फर्स्ट है बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये तो सबसे पहले पढ़ ही लेना चाहिए, ये तो हर जगह आप लोगों को मिलेगा और ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी हुई है। गिग्नार एजेंट में अगर RMgX में जो R ग्रुप है वो पहले से मल्टीपल बॉन्ड वाला हो, ये पहले से मल्टीपल बॉन्ड वाला हो और इसमें कोई एसिडिक H वाला कंपाउंड डाल दिया गया, ये आप लोगों को बताया जा चुका है कि Z कौन होना चाहिए। तो ये क्या है? कोई एसिडिक है, जहां Z ऑक्सीजन से बॉन्डेड H हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन ये हो सकता है, सल्फर से बॉन्डेड H हो सकता है, और भी बहुत कार्बन मैंने आप लोगों को बताया, sp कार्बन का H हो सकता है, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हेलोजन से बॉन्डेड H हो सकता है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हो सकता है। याद करो, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जिस कार्बन पर दोनों तरफ कम से कम 2 -M ग्रुप अटैच्ड हो। तो इनमें से कोई भी हो सकता है, ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा। एल्केन में भी आपको मैंने बताया था, और इस R ग्रुप से कंबाइन हो जाएगा ये H, ये नेगेटिव माइनस ये होगा इस जगह और यहाँ पे तो पॉजिटिव होगा। तो सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है, यहाँ H+ आ गया तो ये बन गया एल्कीन, और यहाँ H आ गया, साथ में Mg के साथ में X एंड Z, ये तो होना ही चाहिए। गिग्नार एजेंट्स इस मेथड में आप कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकते हैं, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी। मींस एल्कीन एंड एल्काइन दोनों के फॉर्मेशन की रिएक्शन है। एल्कीन भी बन सकती है, एल्काइन भी बन सकता है। ये तो बेसिक सा एग्जांपल ले लिया, इसमें ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ी आप लोगों को। जैसे ये एल्काइन है, इस एल्काइन की रिएक्शन आपने वाटर से कर दी। ऑक्सीजन का H कार्बन के H से ज्यादा एसिडिक होता है तो अपना H+ डोनेट करेगा, इस कार्बन माइनस पर ये H+ आएगा और बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड और H+ Br और इसके साथ में OH। जैसा एल्कीन चाहोगे वैसा एल्कीन बना सकते हो, जैसा एल्काइन चाहोगे वैसा एल्काइन बना सकते हो। ये टर्मिनल एल्काइन बनाया, इस पोर्शन के अंदर अगर ट्रिपल बॉन्ड किसी और साइड में होता तो नॉन टर्मिनल एल्काइन भी बन जाता। तो इसके ज्यादा एग्जांपल्स मुझे नहीं लेने हैं। तो फर्स्ट था गिग्नार एजेंट से एल्कीन भी बन सकता है और एल्काइन भी बन सकता है। सेकेंड रिएक्शन लेता हूं मैं, कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। ये भी मैंने आप लोगों को एल्केन में ही एग्जांपल ले लिया था। ध्यान करो, सक्सिनिक एसिड है, ये रहा सक्सिनिक एसिड, और यहां पोटेशियम या सोडियम सॉल्ट है, इसका किया इलेक्ट्रोलाइसिस।
मैं आपको बार बार याद करा के, है ना, कोशिश कर रहा हूं कि वो आपके सामने रिएक्शंस आती रहें। तो याद कीजिए, इसमें SFR रिएक्शन बोला था मैंने, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और यहाँ CO2 बाहर निकलता है और इस कार्बन पे रेडिकल बनता है, इस कार्बन पे रेडिकल बनता है और आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं। ये रिएक्शन मैंने आप लोगों को बताई होगी। यहाँ CO2 भी बाहर निकलता है एनोड से और H2 भी बाहर निकलता है, एसिटाइलिन बन गया, ये इथाइलिन बन गया। इथाइलिन मीन्स इथाइन। ये भी एल्कीन और एल्काइन दोनों के फॉर्मेशन के लिए रिएक्शन है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी इससे बन सकता है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइन भी इससे बन सकता है। ठीक है, एल्काइन का फॉर्मेशन भी हो सकता है। हालांकि इससे एल्केन भी बना था, लेकिन जो चैप्टर की बात चल रही है उसमें एल्कीन एल्काइन दोनों बनेंगे। एल्काइन भी बना देते हैं इसमें एल्काइन। ये तो कौन है, सक्सिनिक एसिड का सॉल्ट है, पोटेशियम सक्सीनेट, पोटेशियम सक्सीनेट। अगर फ्यूमेरिक एसिड या मैलेइक एसिड का कोई सॉल्ट ले लिया जाए, जैसे कि ये तो है फ्यूमेरिक एसिड, ये है फ्यूमेरिक एसिड का सॉल्ट, फ्यूमरेट जिसे कहेंगे, पोटेशियम फ्यूमरेट, या इसी का, ये तो ट्रांस होता ही है, फ्यूमेरिक एसिड ट्रांस ही होता है। ट्रांस समझते होंगे, जिसमें सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है वो ट्रांस है। डबल बॉन्ड पर अगर सेम ग्रुप सेम साइड हो तो उसे सिस कहा जाता है। इसका सिस फॉर्म ले लेता हूं, जो कि मैलेइक एसिड का सॉल्ट है। ये मैलेइक एसिड का सॉल्ट है, पोटेशियम सॉल्ट, या पोटेशियम मैलेट भी इसे कहेंगे, पोटेशियम मैलेट। इन दोनों का भी जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो क्या होगा, जहां कार्बन है, मैं आपको ये बता, देखो सुनो, अगर किसी स्टूडेंट ने एल्केन नहीं पढ़ा है और डायरेक्ट यहाँ पढ़ने बैठ जाए तो मैं इलेक्ट्रोलाइसिस तो पढ़ाऊंगा नहीं और उसको समझ में नहीं आएगा। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, इसीलिए मैंने जो केमिस्ट्री पढ़ाई है वो धीरे धीरे बिल्डअप करते हुए पढ़ाई है। आप एक बेसिक चैप्टर छोड़ दो, उसका पॉइंट जैसे ही आगे आएगा तो वो वापस तो डिटेल में बताया नहीं जा सकता। अब मैं इसका वापस तो मैकेनिज्म बताऊंगा नहीं, एनोड में किस तरह से गैस निकलती है, कैथोड में किस तरह से गैस निकलती है, उसका मैकेनिज्म हमें आना चाहिए। कुछ कुछ रिवाइज ही हो जाएगा। यहाँ से CO2 निकलेगा तो यहाँ रेडिकल बनेगा, यहाँ से CO2 निकलेगा तो यहाँ रेडिकल बनेगा, और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड बनेगा तो एक पाई बॉन्ड पहले से था, एसिटाइलिन यहाँ भी बनेगा, सेम एसिटाइलिन यहाँ भी बनेगा, चाहे सिस हो चाहे ट्रांस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एल्काइन इससे बन सकता है। तो ये एल्कीन एल्काइन की दो रिएक्शन मैंने यहाँ ले ली, और भी रिएक्शन है, और रिएक्शन काफ़ी बड़ी है, ये छोटी रिएक्शंस मैंने यहाँ ले ली। पहले लिखो इसे, थर्ड रिएक्शन पे आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। लिखिए, मिटा देता हूं इसे मैं। थर्ड रिएक्शन, थर्ड फॉर्मेशन का मेथड लीजिए, बाय डिहाइड्रेशन, नहीं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन लेता हूं पहले, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन एन एल्काइल हैलाइड्स। और ये रिएक्शन भी फॉर्मेशन करेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का भी, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का भी, मीन्स इससे एल्कीन और एल्काइन दोनों बनाए जा सकते हैं। जैसा कि नाम से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, डिहाइड्रो, डिहाइड्रो देखो, एक तो है हाइड्रोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रो हेलोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, है ना। हेलोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हेलोजन्स। ऐसे ही अगर नेम के आगे डी लगा दिया मतलब उनका एलिमिनेशन। एडिशन का रिवर्स होता है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मीन्स ग्रुप का बाहर निकल जाना। तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब है एक हाइड्रोजन का और एक हेलोजन का बाहर निकल जाना, हाइड्रोजन का और हेलोजन का बाहर निकलना ही डिहाइड्रो हेलोजिनेशन है। अगर लिखा हुआ मिले डिहाइड्रेशन
मीन्स वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, हाइड्रेशन मीन्स वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, डीहेलोजिनेशन मीन्स हेलोजन का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। क्लियर है? तो यहां एल्काइल हैलाइड में जिसमें हेलोजन है उसमें से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करना। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है किसी स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, है ना। ये लीजिए कॉन्सेप्ट ये है कि CH3CH2 CHBr एंड Br नहीं लेता, X ले लेता हूं, अभी तो X ले लेता हूं। एल्काइल हैलाइड लिया मैंने और इस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैंने की करवा दी कॉन्सेंट्रेटेड एल्कोहलिक KOH से। स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग बेस से करा दी। अभी मैं बताना नहीं चाहता कौन कौन से स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में हीट किया, तो ऐसा करने से जहां ये ग्रुप है वो अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, तो यहां से हेलोजन का एलिमिनेशन होगा और इसके बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा, यहां से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा। दो पॉसिबिलिटी हैं, X और H यहां से निकले तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा, दो सिग्मा बॉन्ड एलिमिनेट होंगे, एक नया पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ऐसा यहां से भी हो सकता था कुछ मॉलिक्यूल्स में कि X यहां से निकले और H यहां से निकल जाए HX के फॉर्म में और डबल बॉन्ड बन जाए। तो कहने का मतलब जब किसी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में हीट किया जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है इसलिए हीट किया जाता है, उस केस में बीटा पोजीशन से H निकलेगा और इस तरह का HX का मॉलिक्यूल निकला, अल्फा से H और बीटा से अल्फा से X और बीटा से H, तो एल्कीन बना। दो तरह की एल्कीन इसमें बन सकती है। यहां पर्टिकुलर एग्जांपल में यहां से HCl निकले तो डबल बॉन्ड यहां, यहां से HX निकले तो डबल बॉन्ड यहां, दो तरह की एल्कीन बनी। दोनों एल्कीन में से कौन सी एल्कीन आप लोगों को ज्यादा स्टेबल दिखाई दे रही है? जिस एल्कीन पर वैसे तो साफ दिखाई दे रहा है अल्फा H इस पे ज्यादा है तो हाइपर, इसमें हाइड्रोजनेशन इजीली होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा। इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए और इसमें डबल बॉन्ड के जस्ट पास में 2 ही अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन कंपैरेटिवली कम होगा। कौन ज्यादा स्टेबल है? ये ज्यादा स्टेबल है, और जो मोर स्टेबल है वही जनरली मेजर प्रोडक्ट बनती है। जनरली मेजर प्रोडक्ट यही होता है, इसे सेडजेफ प्रोडक्ट कहा जाता है, सेडजेफ्स प्रोडक्ट। और जो कम स्टेबल है उसे कहा गया हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन्स प्रोडक्ट। सुनना वापस, जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट है वो जनरली ज्यादा अमाउंट में बनता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, 12th क्लास में पढ़ेंगे, अभी तो इतना ही पढ़ेंगे। तो जनरली मेजर अमाउंट में कौन होगा? सेडजेफ प्रोडक्ट, ये सेडजेफ प्रोडक्ट होगा। ये रिएक्शन है बीटा एलिमिनेशन, है ना। ये एक एग्जांपल है बीटा एलिमिनेशन। देखो वैसे अल्फा बीटा कई तरह के एलिमिनेशन है, तो दिस एलिमिनेशन की डेफिनेशन नहीं दी मैंने, यहां पे बोल दिया, अब तुम समझ तो गए होंगे। एडिशन का रिवर्स है, अगर H और X जुड़ जाता तो ये बनता, मीन्स वो एडिशन है। एडिशन में जस्ट रिवर्स हो जाए कि 2 सिग्मा बॉन्ड तो एलिमिनेट हो जाए और एक नया पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे प्रोडक्ट में, तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, नाम से भी पता पड़ रहा है। वैसे दिस एलिमिनेशन इज एन एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन का मतलब ही होता है एलिमिनेशन ऑफ 2 ग्रुप्स फ्रॉम एडजेसेंट पोजीशन। एलिमिनेशन ऑफ 2 ग्रुप्स फ्रॉम एडजेसेंट पोजीशन। ठीक है, कई बार
एक ही पोजीशन से भी ग्रुप निकलते हैं जिसे अल्फा एलिमिनेशन कहा जाता है, वो पढ़ाएंगे बाद में। ये बीटा एलिमिनेशन है जिसे 1-2 एलिमिनेशन भी कहा जाता है, दो ग्रुप का पास वास वाली पोजीशन से निकलना, वो तो क्लियर हो ही गया होगा। ये E2 एलिमिनेशन होता है। बीटा एलिमिनेशन कई प्रकार के होते हैं। बीटा एलिमिनेशन कई तरह के हैं। E1 भी होता है, E2 भी होता है, E1CB भी होता है, EI भी होता है। ये हम लोग 12th में रिएक्शन मैकेनिज्म जब पढ़ेंगे तब बहुत डिटेल में रिएक्शंस पढ़ेंगे और ये रिएक्शन भी वापस आएंगे, सेम बिल्कुल रिएक्शन और ज़्यादा डिटेल में आएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बीटा एलिमिनेशन जो है जिसमें 1-2 ग्रुप बिल्कुल पास पास पोजीशन से निकलते हैं, वो भी किस कैटेगरी का बीटा एलिमिनेशन है? E2 कैटेगरी का, है ना। तो लिखिए दिस इज E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन। अब E2 एलिमिनेशन की मैं खासियत बता रहा हूं आप लोगों को, ये जो सारा पॉइंट बता रहा हूं वो E2 एलिमिनेशन की खासियत बता रहा हूं कि इस E2 एलिमिनेशन में स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है, इसलिए हाई टेम्परेचर पे फेवरेबल होती है। एलिमिनेशन रिएक्शंस आर, अब मैंने बोल दिया वैसे तो, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, इसीलिए हीट करोगे तो पसंद आएगा एलिमिनेशन को, एलिमिनेशन इजीली हो जाएगा। दूसरी बात, E2 एलिमिनेशन is favorable on strong base। स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होती है, लाइक एल्कोहलिक KOH। अगर आपको लिखा हुआ मिला है एल्कोहलिक KOH हाई टेम्परेचर, तो समझ लेना कि ये E2 एलिमिनेशन होगा एल्काइल हैलाइड में। एल्कोहलिक KOH को यूं भी तो लिख सकते हैं, एल्कोहल प्लस KOH, एक ही तो बात है। ये और ये लिखा हुआ होना एक ही बात है। देखो KOH अकेला भी तो डाला जा सकता है, लेकिन अकेला KOH आगे हम लोग पढ़ेंगे, एल्काइल हैलाइड्स में आएगा कि अकेला KOH का O- जाके KOH का O- जाके हेलोजन को रिप्लेस करता है और खुद उसकी जगह बैठ जाता है, जिसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। तो वो रिएक्शन यहाँ नहीं होगी अगर आप एल्कोहलिक KOH डालोगे तो। वास्तव में यहाँ एल्कोहल बेस का काम नहीं करता है, यहाँ RO- बेस का काम करता है। इसलिए अगर आप लोगों को अगर ये भी लिखा हुआ मिला है ना RO-, कोई भी RO- हाई टेम्परेचर पे, तभी भी आप लोगों को एलिमिनेशन रिएक्शन कराना है। इन तीनों का मतलब तो एक ही है। तो एल्कोहलिक KOH लिखा हुआ मिले या फिर NaNH2 हाई टेम्परेचर लिखा हुआ मिले, ये एल्कोहलिक KOH से भी स्ट्रॉन्गर बेस है। तो इन दोनों का यूज किया जा सकता है अगर आप लोग एलिमिनेशन रिएक्शन करवाना चाहें तो। ठीक है, बनाओ इसमें जल्दी से। मैकेनिज्म पे आते हैं फिर, इसकी क्या मैकेनिज्म है कंप्लीट करो। मिटा देता हूं मैं। तो ये तो मैंने पॉइंट बताया कि एल्कोहलिक KOH डालोगे एल्काइल हैलाइड में, एल्कीन बनेगा। एल्काइन भी बनता है, टॉपिक एल्काइन भी लिखा हुआ है ऊपर। पहले हम लोग E2 के बारे में तो समझ लें, E2 क्या था। E2, E से तो एलिमिनेशन आ ही रहा है, लेकिन ये 2 क्या चीज है वो देखो, इसका मैकेनिज्म समझ लो। E2 एलिमिनेशन का E2 वास्तव में मैकेनिज्म ही तो है। मैकेनिज्म कौन है? E2 ही इसका मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म का नाम है E1, E2, E1CB, इस तरह से। देखो ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है। स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में जो रिएक्शन है उसकी मैं बात कर रहा हूं। जैसे यहाँ X है और यहाँ H ले लेता हूँ, इस H को निकालूंगा, मेजर प्रोडक्ट की बात करूंगा। मेजर प्रोडक्ट ये बनता है,
सेरजेफ वाला लिखवाया नहीं था क्या मैंने? इसमें आपने डाल दिया स्ट्रॉन्ग बेस और हीट किया। स्ट्रॉन्ग बेस आपको बता दिया अल्कोहलिक KOH हो सकता है। तो क्या होगा देखो, हेलोजन है ये लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का मतलब होता है जो ग्रुप निकल के बाहर चला गया। तो ये X जो है लिविंग ग्रुप है, हेलोजन है। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है ही, इस केस में यहां से X इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकलने लगता है। इस तरह से होता है। यहां से X माइनस के फॉर्म में एलिमिनेट होने लगा, माइनस के फॉर्म में। तो यहां कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और यहां जो बीटा पोजीशन का जो H है, ये बीटा पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन। बीटा पोजीशन के H को बेस ने पकड़ के बाहर निकाल लिया। बेस का काम क्या है? H प्लस को निकाल लेना ना। तो ये H प्लस को बीटा पोजीशन से H प्लस को निकालने लगा है बेस। तो यहां से H प्लस निकलेगा तो यहां नेगेटिव चार्ज बनना चाहिए। यहां नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में डबल बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां बॉन्ड ब्रेकिंग, इसका बॉन्ड टूटना और यहां बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ चल रहा है। यहां से X का निकलना, यहां से H का निकलना और डबल बॉन्ड का बनना एक साथ हो रहा है। एक ऐसी स्टेट बनी है जिसे कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट इसे कहा जाता है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब ही यह है कि जहां बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली कंप्लीट हो रहा हो। आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ट्रांजिशन स्टेट मींस वेयर बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। एक साथ डबल बॉन्ड भी बन रहा होगा, एक साथ ही बॉन्ड टूट भी रहे होंगे, जुड़ भी रहे होंगे। ऐसे स्टेट को कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। इसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता, बट कल्पना की जाती है कि इस तरीके से बॉन्ड डिसोशिएट हो रहे होंगे। उसके कुछ एविडेंस के बेसिस पे ये हम लोग ट्राई करते हैं कि हाँ इस तरह से हो सकता है। फाइनली हुआ क्या कि X माइनस बाहर निकल गया, X माइनस बाहर निकल गया और यहां से H प्लस बेस के साथ बाहर निकल गया, H प्लस बेस के साथ बाहर निकल गया। अब इसे बोला ऐसे ही जाता है कि HX बाहर निकल गया। हो सकता है आपको लिखा हुआ मिल जाएगा -HX, बात देखिए। और यहां डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, एल्कीन बनी। ये एल्कीन जितनी स्टेबल बनेगी रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। ये बनाओ जल्दी से, इसे कहा जाता है डिहाइड्रोहेलोजनेशन, E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही है, एक ही स्टेप है ये अलग से कोई स्टेप नहीं है कि एक स्टेप हो गया फिर दूसरा स्टेप हो गया। ये तो इस स्टेप के बीच में क्या हो रहा होगा वो मैंने आइडिया बताया कि ये ट्रांजिशन स्टेट है, तो एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है ना। E2 रिएक्शन जो होती है सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होती है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होती है। इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, नो रीअरेंजमेंट। अब ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आगे E1 रिएक्शन आएगी, उसमें रीअरेंजमेंट होता है। E1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होगा डिहाइड्रेशन केस में। यहां कैटाइन बना ही नहीं तो क्या दिमाग लगाना यार। आप लोगों ने GOC1 पढ़ा था तो मैंने बताया था आप लोगों को कि जहां किसी रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है, उस कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है, ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। तो इस रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया तो बस HX को बाहर निकालना है और डबल बॉन्ड बनाना है। ठीक है। एक और खास बात कि यहां H और X अपोजिट साइड से बाहर निकलते हैं, एंटी एलिमिनेशन कहते हैं इसे। H और X अपोजिट साइड से बाहर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहां से ये जो लीविंग ग्रुप है ना, ये माइनस के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में, और बेस जो है वो खुद भी नेगेटिव चार्ज वाला है। तो बेस इसी साइड से कैसे यहां से H को निकाल रहा होता, यहां से भी माइनस वाला लिविंग ग्रुप निकल रहा है और यहां से भी बेस उस H प्लस को निकालने में लगा हुआ है। तो बेस में और इस माइनस माइनस में रिपल्शन नहीं होगा क्या? तो यहां लिविंग ग्रुप और बेस दोनों अपोजिट साइड से आके आराम से काम कर लेते हैं अपना। तो ये एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसमें दोनों ग्रुप अपोजिट साइड से बाहर निकलते हैं। दिस इज एंटी एलिमिनेशन। अब दिस फिर नहीं लिखूंगा मैं, डायरेक्ट लिखूंगा एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन। एंटी एलिमिनेशन का मतलब क्या है? एलिमिनेशन ऑफ टू ग्रुप्स फ्रॉम अपोजिट प्लेन्स, एलिमिनेशन of two groups
फ्रॉम ऑपोजिट प्लेन्स। ठीक है, दो ग्रुप अपोजिट प्लेन से बाहर निकलते हैं, एक इस तरफ से तो दूसरा दूसरी तरफ से। ये हो गई खास बात इसकी। जनरली सैडजेफ प्रोडक्ट मेजर होता है, और सैडजेफ प्रोडक्ट कौन सा होता है, कौन सा होगा सैडजेफ प्रोडक्ट? अभी मैंने बताया था हॉफमैन और सैडजेफ में, जिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ज्यादा संख्या में एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं वो सैडजेफ प्रोडक्ट है, क्योंकि उसको हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होती है। जनरली सैडजेफ प्रोडक्ट, सैडजेफ्स प्रोडक्ट फॉर्म एज मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। आप इतना चक्कर में मत पड़ो, जो मोर स्टेबल एल्कीन होगी वो बनानी है। ये तो फालतू के नियम दे दिए इन्होंने सैडजेफ प्रोडक्ट। अब सैडजेफ प्रोडक्ट क्या होता है? इसे जिएर्ट्सेफ रूल कहते हैं। और सैडजेफ प्रोडक्ट कहा किसे जाता है? सैडजेफ्स, अब देखो यार स्पेलिंग ऐसी है, प्रोडक्ट कौन सा होगा सैडजेफ प्रोडक्ट? मोर एल्काइल ग्रुप कंटेनिंग, मोर एल्काइल ग्रुप कंटेनिंग प्रोडक्ट। मोर एल्काइलेटेड एल्कीन भी बोल सकते हैं, एल्काइल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। ऐसा मल्टीपल बॉन्ड जिसपे एल्काइल ग्रुप ज्यादा हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जिसपे एल्काइल ग्रुप का नंबर ज्यादा हो, ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप हो, मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप कर देता हूं ना, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स आर सैडजेफ प्रोडक्ट्स। तो वो एल्कीन ज्यादा अमाउंट में बनता है क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब कौन सा हैलोजन यहां X कौन सा लें कि रिएक्टिविटी ज्यादा हो? तो आप मुझे बताओ, ये X माइनस के फॉर्म में निकल रहा है ना, X अगर माइनस के फॉर्म में निकल रहा है तो ज्यादा स्टेबल होगा तो जल्दी से निकलेगा। तो आप मुझे बताओ जरा कि कौन सा X माइनस ज्यादा स्टेबल होता है? GOC2 पढ़ के आओ, GOC1 पढ़ के आओ। रिएक्टिविटी ऑफ RX, कौन सा RX बढ़िया रिएक्शन करेगा? I माइनस ज्यादा स्टेबल होगा कि Cl माइनस ज्यादा स्टेबल होगा कि F माइनस ज्यादा स्टेबल होगा? I माइनस का साइज बड़ा है, ऊपर से नीचे जाते हैं ग्रुप में तो बड़े आकार का जिस पर चार्ज डेंसिटी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए RI की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। RBr लोगे तो भी चल जाएगा, RCl में भी चल जाएगा, RF में भी मना तो नहीं करेगा F भी, पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होता है। ठीक है। अच्छा, एल्काइल हैलाइड के रेस्पेक्ट में टर्शरी एल्काइल हैलाइड होगा, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। टर्शरी पोजीशन से आसानी से बॉन्ड डिसोशिएट हो सकता है, थोड़े बॉन्ड वीक होते हैं। ठीक है, तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, सेकेंडरी की कम होगी और प्राइमरी की बहुत कम होगी। प्राइमरी में एलिमिनेशन जो होगा उसकी पॉसिबिलिटी कम होगी, टर्शरी में तो तुरंत एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी होगी, थोड़ा कम हीट करने पे एलिमिनेशन होगा, प्राइमरी में ज्यादा हीट करोगे तब एलिमिनेशन होगा और डबल बॉन्ड बनेंगे। प्रोसेस चल रहा था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, इस तरह से डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। कंप्लीट करो इसे, जल्दी से बनाइए। ये तो मैंने इसके सारे पॉइंट्स बिल्कुल समराइज्ड करके बता दिए। अब रिएक्शंस पे बढ़ते हैं। जल्दी लिखिए, मिटा देता हूं इसे मैं। अब इनके एग्जांपल्स लेंगे, ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उसके बेसिस पर। अच्छा, E2 इसको क्यों बोलते हैं ये मैंने बताया नहीं आपको। E2 इसलिए बोलते हैं क्योंकि रेट ऑफ E2 एलिमिनेशन
ये डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, दो की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है ना, इसलिए बोला गया है E2 एलिमिनेशन। इसे समझने के लिए आपको काइनेटिक्स पढ़नी पड़ेगी 12th क्लास में, वो 12th में पढ़ेंगे। दो पे डिपेंड करता है बस, इसलिए इसे E2 बोलते हैं, और यहाँ अभी 11th में इसका और कोई काम नहीं है। और वो क्यों है? क्योंकि आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम तो पढ़ चुके हो। आई एम श्योर कि केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम में आप लोगों ने ये तो पढ़ा होगा कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्शन रेट। किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो उतनी रिएक्शन फास्ट होगी, पता है ना इतना? तो अगर ये नहीं पता है तो आप लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम का जो बेसिक फॉर्मूला है वो नहीं आता होगा। रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है, वो नहीं पता होगा, वरना तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में सभी स्टूडेंट्स को आइडिया होता है। चलो मान लेते हैं आप लोगों को आइडिया है, क्योंकि इसकी रिएक्शन में स्टार्टिंग में एल्काइल हैलाइड भी आया है और बेस भी आया है, और उसी ने रिएक्शन करना स्टार्ट किया। रिएक्टेंट कौन है? एल्काइल हैलाइड और बेस, इसलिए रिएक्शन E2 कैटेगरी की रिएक्शन है, दो पे डिपेंड करती है, इसलिए बोला 2। और E का मतलब है एलिमिनेशन। E1 रिएक्शन केवल एक पर ही डिपेंड करती है। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, ये कंपाउंड है, यहां Br है, इस कंपाउंड में यहां Br है, इस कंपाउंड में यहां Br है, और यहां भी Br है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 में ही डाल दी मैंने सारे। इसमें एल्कोहलिक KOH डाला गया, ये रहा एल्कोहल और ये रहा KOH, और हीट किया, और इनमें भी सेम कंडीशन में एल्कोहलिक KOH डाला। इसका रेट ऑफ रिएक्शन R1 है, इसका R2, इसका R3 और इसका R4। हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन किया, करस्पॉन्डिंग एल्कीन्स बनेगी। उन एल्कीन्स की बात करते हैं। इस फर्स्ट वाले केस में यहां से H निकले और यहां से Br निकले, HBr निकले, ये रही अल्फा पोजीशन, ये रही बीटा पोजीशन, डबल बॉन्ड यहां बनेगा, एक एल्कीन तो ये बना। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यहां से H और यहां से Br निकले तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा, या फिर यहां से H और यहां से Br निकले, वो एक ही बात है भाई। डबल बॉन्ड यहां से इस तरह से बना दो या फिर यहां रख दो, एक ही तो बात है। तो दो तरह के प्रोडक्ट बने, ये सैडजेफ एल्कीन है, ये हाफमान एल्कीन है। कैसे पहचाना? इस डबल बॉन्ड पर एल्काइल ग्रुप का नंबर ज्यादा है, इस डबल बॉन्ड पे 1, 2 एंड 3 मिथाइल ग्रुप है, 3 एल्काइल ग्रुप है, जबकि इस डबल बॉन्ड पर केवल 2 ही एल्काइल ग्रुप है। तो उस एल्काइल को, उस एल्कीन को सैडजेफ कहा जाएगा जिसपे एल्काइल ग्रुप में है। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा इसमें? ये वाला, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, सैडजेफ प्रोडक्ट है। इस केस में अगर यहां से H निकले और यहां से Br निकले, LB ये बीटा है ना, तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा, और यहां से H निकले, यहां से Br निकले तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा। ये सैडजेफ एल्कीन है, ये हाफमान एल्कीन है। मेजर फर्स्ट वाला ही होगा इस केस में। इसमें तो कोई दो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, एक H यहां से और Br यहां से, डबल बॉन्ड बनेगा। जब एक ही प्रोडक्ट बनता है तो कोई सैडजेफ हाफमान नहीं कहा जाता, ठीक है, एक प्रोडक्ट बना है बस। और इस केस में भी यहां से H और यहां से Br निकलेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, इस तरह का कंपाउंड बनेगा। ये चारों कंपाउंड बता दिया, इसमें भी एक ही, इसमें भी एक ही प्रोडक्ट बनेगा। इनकी रेट ऑफ रिएक्शन में कंपैरिजन करते हैं, यहां लिख देता हूं नीचे। तो रेट ऑफ रिएक्शन, एक तो मैंने बता दिया टर्शरी की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, दूसरा जितना स्टेबल एल्कीन बनता है उतनी भी रिएक्शन अच्छी होती है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्टिविटी ऑफ E2 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, जितनी स्टेबल एल्कीन बनेगी रिएक्शन उतनी फास्ट भागेगी। तो इसमें
ये एल्कीन, मेजर एल्कीन की बात करनी है, ये एल्कीन और ये एल्कीन तो ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, ये भी कम स्टेबल है, तो फर्स्ट वाली R1 और R2 की रेट ज़्यादा होनी चाहिए। अब R1 R2 में भी कंपैरिजन किया जाए तो ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। तो मैंने अभी बताया था टर्शरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो सबसे फास्ट किसकी होगी रिएक्टिविटी? रिएक्टिविटी R1 की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका एल्कीन भी ज़्यादा स्टेबल है, इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा। और इसमें भी 9 है, बट ये टर्शरी था, ये सेकेंडरी था, तो R1 की और R2 में ये ऑर्डर होना चाहिए। R3 और R4 में कंपैरिजन करो, इसमें देखो डबल बॉन्ड पर 2 H यहाँ है, 3 H यहाँ है, 5 अल्फा हाइड्रोजन से जो हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे, और इस केस में तो केवल एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये वाला एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है। जो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है तो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो R3 एंड R4। तो मैंने यहाँ रिएक्टिविटी का क्वेश्चन भी करा दिया और प्रोडक्ट्स भी बना दी। एल्काइन फॉर्मेशन की रिएक्शन भी लेंगे, पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट कर लो एल्कीन की, एल्काइन की तो आसान से हो जाएगी। ये कंपाउंड है और यहाँ इसमें एल्कोहलिक KOH डाला जाता है। तो देखो दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ से H और यहाँ से Br, यहाँ से H और यहाँ से Br, इधर भी डबल बॉन्ड बन सकता है, यहाँ भी डबल बॉन्ड बन सकता है, तो दो पॉसिबिलिटीज है। ध्यान से सुनिएगा, एक प्रोडक्ट तो ये बनना चाहिए और एक प्रोडक्ट ये बनना चाहिए। अगर मैं सैडजेफ रूल की बात करूं तो सैडजेफ रूल तो कहता है भैया जहां पर एल्काइल ग्रुप ज्यादा जुड़े हुए हैं तो इस पर 1, 2 और 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, जबकि यहां तो केवल 2 ही ग्रुप अटैच है, तो ये मेजर होना चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए प्रोडक्ट कौन सा ज्यादा स्टेबल है, यहां डबल बॉन्ड इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ इतना रेजोनेंस नहीं है, या तो खाली बेंजीन रिंग में रेजोनेंस है, बट इसमें रेजोनेंस होगा इस डबल बॉन्ड का भी, प्रोडक्ट का भी, और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी रिएक्टिविटी भी उतनी फास्ट होगी। और मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो फिर यही होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा स्टेबल वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर होता है। ये बता ही तो दिया, सैडजेफ के चक्कर में मत पड़ो, उसको इतना नहीं पता था। हम लोग आज जानते हैं कि जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। हमें एल्काइल ग्रुप काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम हाइपर कॉन्जुगेशन से या रेजोनेंस कॉन्सेप्ट से आइडेंटिफाई कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, यहां Br, यहां Br, और यहां Br, इन सभी में एल्कोहलिक KOH डाला गया। ये रहा एल्कोहल और ये रहा KOH, और हीट किया गया, एल्कोहलिक KOH से हीट किया गया। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट ही बना दो। और रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी बताओ। इसमें मैंने इन सबको रिएक्शन किया है और ये रिएक्टिविटी को इंडिकेट करने के लिए रेट 1, R2, R3 लिख दिया, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। प्रोडक्ट तो क्या बनेंगे, HBr निकलेगा, ये तो मैंने बता ही दिया है आप लोगों को। तो HBr निकला, यहां से भी, अच्छा यहां मेजर पॉसिबिलिटी, अगर यहां से H निकालते और यहां से Br निकालते तो डबल बॉन्ड बनता आइसोलेटेड, और अगर यहां से HBr निकाल दूं तो डबल बॉन्ड बनेगा यहां और कॉन्जुगेटेड बनेगा। कॉन्जुगेशन में स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो मेजर प्रोडक्ट यही होगा। मैं मेजर प्रोडक्ट बना रहा हूं। अब इस केस में डबल बॉन्ड का H तो निकालना ही नहीं है, यहां से H निकालोगे तो साक्षात बेंजीन बन गई आपके सामने, यहां साक्षात बेंजीन के दर्शन हो गए, ये बन गया। अब बताओ कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। बेंजीन ज़्यादा स्टेबल है, सबसे एरोमेटिक है, फिर ये है और फिर ये है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी, यहाँ रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी उसी तरीके से होगा। R3 की रिएक्टिविटी ज़्यादा, फिर R2 और फिर R1। इस तरह से एल्कीन बनती है। कुछ एग्जाम्पल और लेना चाहूँगा, आप लोग इसे लिख लीजिए
अब बनाओ जल्दी से, कुछ एग्जांपल्स और लेता हूं। करें। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन टॉपिक चल रहा है, जो एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में इजीली होता है, बताया था मैंने। हाई टेम्परेचर करना ही पड़ता है, हीट वीट तो करना ही पड़ेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन में सभी में हीट करना ही होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, ये कंपाउंड है, एल्कोहलिक KOH डाल के हीट किया गया। इस कंपाउंड में एल्कोहलिक KOH डाल के हीट किया गया। नेक्स्ट एग्जांपल, इस कंपाउंड में भी एल्कोहलिक KOH डाल के हीट किया गया। प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ से H निकले और यहाँ से Br निकले तो डबल बॉन्ड यहाँ बने, इस तरह का एल्कीन बनेगा। मेजर एल्कीन यही होगा। क्यों? यहाँ से H और Br निकला तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ये ज्यादा स्टेबल है कि फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल था? ये सैडजेफ एल्कीन है, ये हाफ वन एल्कीन है। HA कर देता हूं। इस केस में यहां से H और यहां से Br निकलेगा, डबल बॉन्ड यहां बनेगा, केवल एक ही एल्कीन बनेगा, है ना। एग्जाम्पल डाल दीजिएगा, नंबर मैंने याद नहीं है, जो भी है। इस केस में रिएक्शन ही नहीं हुई, नो रिएक्शन। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? रिएक्शन तो होनी चाहिए थी। देखो ये रहा अल्फा पोजीशन का हेलोजन और इसकी बीटा पोजीशन पर H ही नहीं है, निकालोगे किसे? तो H Br निकलेंगे तभी तो डबल बॉन्ड बनेगा, तो रिएक्शन ही नहीं होगी, बीटा पोजीशन पे H ही नहीं है। इतना ध्यान रखना चाहिए था। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं, एक एग्जांपल और ले लेता हूं, ध्यान से सुनना। यहां H है, यहां H है, ये यहां Br है और यहां मिथाइल है। ना पहले तो मिथाइल अपोजिट साइड में लूंगा। यहां H है और यहां CH3 है और यहां Br है, यहां H है, यहां CH3 है और यहां H। ध्यान से सुनना, इसमें H और H सेम साइड है, ये सिस है। इसमें H अपोजिट साइड है, उसे ट्रांस कहा जाएगा। सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो तो ट्रांस, सेम साइड हो तो सिस। तो ये दोनों कंपाउंड, ये सिस है और ये ट्रांस है। ये बनाने का तरीका आप लोगों को शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा। आप इसे इस तरीके से समझिए। मान लीजिए ये 6 मेंबर्ड रिंग है, ये वाली, ये 6 मेंबर्ड रिंग है, एक प्लेन में है। हालांकि 6 मेंबर्ड रिंग प्लेनर नहीं होती, लेकिन अभी मानते हुए काम करना पड़ेगा। ये दोनों कार्बन यहां है और यहां है, मानने में कुछ नहीं जाता। ये कार्बन है C और ये भी कार्बन है। अब क्योंकि ये sp3 स्टेट में कार्बन है, ये कार्बन sp3 स्टेट में, sp3 प्लेनर तो होता नहीं है। ऐसा तो होगा नहीं कि एक बॉन्ड इधर आ गया, एक बॉन्ड इधर आ गया, टोटल 4 बॉन्ड करने, एक बॉन्ड यहां कर दो और एक बॉन्ड यहां कर दो। ऐसा तो मूर्खता नहीं करोगे आप, क्योंकि ये प्लेनर नहीं होता है। एक ग्रुप यहां होगा, एक ग्रुप यहां होगा। सुनना, ये 6 मेंबर्ड रिंग है, इसमें एक ग्रुप यहां ऊपर की तरफ होगा, एक ग्रुप नीचे की तरफ होगा। ये sp3 स्टेट में है ना। sp3 स्टेट में क्या है कि 3 तो यूं होते हैं, एक यूं होता है, ऐसे होता है ना, टेट्राहेड्रल होता है sp3। अरे sp3 टेट्राहेड्रल होता है इस तरीके से। तो इस केस में यहां तो बन गई रिंग, इस प्लेन में तो आ गई रिंग। इस कार्बन, यहां कार्बन है और इस कार्बन पे एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, ऐसे बनते हुए तो रिंग बन गई। तो एक ग्रुप ऊपर की तरफ होगा तो एक ग्रुप नीचे की ओर होगा कि नहीं? ऐसे ही यहां है, उसे इस तरीके से इंडिकेट किया है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में यहां H है, यहां Br है, यहां H है और यहां Br है। नीचे वाले एग्जाम्पल में यहां H है, यहां Br
और यहाँ नीचे H है, ऊपर मिथाइल है, तो यहाँ H और H अपोजिट साइड में होगा, दिखाई दे रहे होंगे, इसे ट्रांस कहा जाएगा। आते हैं वापस टॉपिक पे। E2 एलिमिनेशन एंटी एलिमिनेशन होती है, और मैंने कहा था ये E2 एलिमिनेशन है जब इसमें मैं अल्कोहलिक KOH डालूंगा और हीट करूंगा, तो यहाँ Br है, ये अल्फा पोजीशन है, और यहाँ बीटा पोजीशन पर OH अपोजिट साइड में, एंटी साइड में, अपोजिट साइड में, तो HBr का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और डबल बॉन्ड बनेगा ये। और जब H और Br दोनों बाहर निकल गए तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड तो प्लेनर होता है ना, sp2 स्टेट में आ गया, sp2 प्लेनर होती है, तो मिथाइल को यहाँ प्लेन में रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं प्लेन से ऊपर या नीचे, ये तो इंडिकेट करने का तरीका था। यहाँ H आएगा। एक और पॉसिबिलिटी थी कि ये रहा Br और यहाँ भी तो बीटा है, और यहाँ भी तो कोई ना कोई H तो अपोजिट साइड में ही होगा, तो ये Br नीचे वाला, H अपोजिट साइड वाला, ये प्रोडक्ट भी तो बनेगा। यहाँ तो कुछ नहीं करूँगा मैं, तो दो प्रोडक्ट बने, ये सैडजेफ एल्कीन है, ये हाफमान एल्कीन है, इस पे देख लो ज़्यादा ग्रुप हैं, तो ये मेजर होता है इसमें। इस केस में देखो आप, तो यहाँ Br के अपोजिट साइड में इस जगह H ही नहीं है ऊपर की ओर, तो फिर ये वाला बीटा H निकलेगा, ये अल्फा है तो इधर से निकाल दोगे, और क्या है, यहाँ से H निकलेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, और HBr निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। इसमें तो मिथाइल नीचे है यार, इसमें ऊपर की तरफ है, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अगर इन दोनों की रेट्स में भी कंपैरिजन करना चाहो, इसकी रेट और इसकी रेट में, तो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट ये है, इसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा स्टेबल है। इसमें अल्फा H काउंट करो, 3 अल्फा H ये रहे, 2 और 2 कितने हो गए, 7 अल्फा H है, हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए 3 अल्फा H है, कम होगा, R1 का रेट R2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से एल्कीन कैसे बनती है वो मैंने बता दिया। अब एल्काइन कैसे बनता है उसके बारे में बात करेंगे, तो इसे लिखिए, एल्काइन के लिए रिएक्शन लेता हूं मैं, इसी थर्ड वाले पोर्शन में है एल्काइन का फॉर्मेशन, कैसे लेंगे, बना लो इसे। तो अब मिटा देता हूं इसे, आप तो लिख ही लेते होंगे ना। इसी में फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कैसे होगा भाई, एक HBr निकल गया तो डबल बॉन्ड बन जाए, तो 2 HBr से ट्रिपल बॉन्ड बनाया जा सकता है। जरा देखना, ये कंपाउंड है PH CH CH PH, और यहाँ Br, यहाँ Br, ठीक है। अगर यहाँ से एक H और Br निकल जाए तो डबल बॉन्ड बनेगा, दूसरा भी H Br निकल जाए तो एक और मतलब एक और पाई बॉन्ड बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, यहाँ Br है, यहाँ Br है, यहाँ 2 H है और यहाँ PH है। इस कंपाउंड में भी अगर एक H और Br निकल जाए यहाँ से तो डबल बॉन्ड बनेगा, और एक और H Br निकल जाए तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। दोनों में सेम पॉसिबिलिटी है, इन दोनों में ही हो सकता है, इन दोनों में से कुछ भी ले लो आप, दोनों को एक साथ ही कर देता हूँ। अगर इसमें आप एल्कोहलिक KOH का यूज करते हैं, हीट करते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ में, तो एल्कोहलिक KOH के साथ में क्या लिया आपने, अल्कोहल प्लस KOH, तो एक H और एक Br निकल जाएगा, बस यहां से भी H और Br निकल जाएगा, तो बनेगा क्या, डबल बॉन्ड बन जाएगा, बस डबल बॉन्ड बन गया, समझे। यहां से Br और यहां का H निकला, डबल बॉन्ड बना, एक Br रह गया, या फिर यहां से HBr निकला, डबल बॉन्ड बना, ये रह गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर है ना, शायद HBr जो निकला है उसमें अल्कोहलिक KOH थोड़ा कम अमाउंट में डाला होगा, ज़्यादा अमाउंट में डाल देते तो शायद दूसरा HBr में निकल जाता,
लेकिन एल्कोहलिक KOH में इतनी ताकत नहीं होती कि वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना सके। हालांकि एल्कोहलिक KOH अच्छा बेस है। अच्छा झरना, केवल KOH ने काम कर पाया था, याद करना, केवल KOH ने एलिमिनेशन नहीं करा पाता। KOH इतना स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एल्कोहलिक KOH और भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तब उसने एलिमिनेशन किया था। लेकिन अब यहां से HBr एक और निकाल के ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो आपको इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, और वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaNH2। ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एल्कोहलिक KOH से। अगर इसका 1 मोल डालोगे, 1 मोल, तो केवल एक ही HBr निकालेगा, और 2 मोल्स डाल दोगे तो एक और HBr निकाल देगा और ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेगा। यहां से एक और HBr निकल सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी इनमें बन सकता है। इसमें भी अगर आप NaNH2 डाल के हीट करें तो यहां से HBr निकलेगा और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, एल्काइन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इस तरीके से एल्काइन यहां बनाई जा सकती है। ठीक है, लिखिए इसे, इस एग्जाम्पल को करूं। Br है और इसमें NaNH2 डाल दिया, इसके 2 मोल्स डाल दिए, और हीट तो करना ही है। क्या प्रोडक्ट बनेगा, बना दो जल्दी से, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ एक H है, यहाँ Br है तो HBr निकला, यहाँ भी एक H है, यहाँ Br है तो HBr निकला, एल्काइन फॉर्मेशन हो जाएगा। एल्काइन को तो सीधा बनाना चाहिए, ऐसे बनाऊंगा, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये बना एल्काइन। डाई मिथाइल एसिटिलीन भी कह सकते हैं। नेम लिख, मैं कॉमन नेम लिख रहा हूं, डाई मिथाइल एसिटाइलिन, ये कॉमन नेम है। IUPAC नेम तो आप जानते ही। तो इस तरीके से एल्काइन फॉर्मेशन हो सकता है। डिहाइड्रोहेलोजनेशन से एल्कीन भी बन सकता है, एल्काइन भी बन सकता है। स्ट्रॉन्ग बेस डाल के हीट करोगे, HBr निकलेगा, HX निकलेगा, डबल बॉन्ड भी बन सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। लिखिए, नेक्स्ट 4th रिएक्शन लूंगा इसके बाद में, जल्दी से लिख लो इसे, तो फटाफट लिखो।